Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑल ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरसीसी के बीम चैप्टर के बारे में। बीम क्या है? बीम एक फ्लेक्सिबल मेंबर है। कैसा मेंबर है? फ्लेक्सिबल मेंबर, जिस पर स्लोप का भार आता है। स्लोप के भार को बीम कॉलम को देता है और कॉलम से फुटिंग पर, फुटिंग से नीचे सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस वीडियो में हम बीम की एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। एनालिसिस और डिज़ाइन में क्या डिफरेंट है? एनालिसिस में हम बीम की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि हमें बीम की विड्थ दे रखेगी, डेप्थ दे देंगे, उसमें जो कुछ सरिया प्रोवाइड किया है उसकी मात्रा दे देंगे। उसके बाद हमें उसका मूवमेंट ज्ञात करना है कि उस पर मूवमेंट कितना रजिस्ट करने की कैपेसिटी है। और डिज़ाइन में क्या करते हैं, हमें मूवमेंट या लोड दिया हुआ होगा, उसको उससे हम एएसटी या उसकी डेप्थ या विड्थ को कैलकुलेशन करते हैं। एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं तो ये आप सामने ही देख पा रहे हो, ये मैंने बीम का क्रॉस सेक्शन बना रखा है, जिसमें मैंने 3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमारा है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, जिसमें मुझे जो बीम है उसकी विड्थ दे रखी है डी, और डेप्थ दे रखी है, और ऑफ डेप्थ दे रखी है कैपिटल डी। इफेक्टिव डेप्थ देखते हैं। इफेक्टिव डेप्थ होती क्या है? इफेक्टिव डेप्थ होती है बीम के टॉप सिरे से, बीम के टॉप सिरे से रेनफोर्समेंट यानी सरिये के सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ देख चुके हैं हम। इफेक्टिव डेप्थ के नीचे भी हम रेनफोर्समेंट के नीचे भी हम कंक्रीट देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट के सेंटर से बीम के बॉटम तक की दूरी, यानी कि ये, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ये देखते हैं हम कि जो हमारी स्मॉल डी है, कैलकुलेशन में हम उसको ही क्यों कंसीडर करते हैं? इफेक्टिव डी है, उसके नीचे जो कंक्रीट है वो हमारा कुछ काम का नहीं होता है। कोड में एक अजम्पशन दे रखी है, वो अजम्पशन ये है कि जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है उसके नीचे जो भी टेंशन लोड होगा उसको, उस लोड को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो लेगा। मतलब कि जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया वो ही जो टेंशन लोड आएगा उसको, पूरे टेंशन लोड को लेगा। तो ये कंक्रीट क्यों दिया है? ये कंक्रीट हम रेनफोर्समेंट को वातावरण यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए इस रेनफोर्समेंट के नीचे कंक्रीट को प्रोवाइड किया जाता है। ये हम इसमें देख चुके हैं। तो टॉप से न्यूट्रल एक्सिस की दूरी हम क्या बोलते हैं? XU, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ एट ए टॉप। तो
अजम्पशन नंबर फर्स्ट को फॉलो करते हुए हमने स्टेन डायग्राम को बनाया है। अजम्पशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी? द प्लान सेक्शन रिमेन्स प्लान बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग, यानी बैंड होने के बाद भी प्लान सेक्शन एक ही रहेगा। जैसे कि ये देखते हैं, प्लान सेक्शन एक हो गया। ये क्या है हमारा? स्ट्रैंड डायग्राम। स्ट्रैंड डायग्राम। कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 0.0035, 0.0035, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.35%। और अजम्पशन है, जो अजम्पशन है हमारी 5 नंबर की, जो है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन ऑफ फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, यानी कि जो हमारा ESC रहेगा, यानी मैं जो सरिया है उसका स्ट्रेन रहेगी वो 0.2% प्लस में 0.87 FYES से कभी भी कम नहीं रहना चाहिए। शुड नॉट लेस देन। ES क्या है यहाँ पे? ES है मॉडुलर रेशो ऑफ स्टील, जिसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन mm² मेगा पास्कल। इसके साथ ही हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है बीम का? पैराबोला रेक्टेंगल, यानी कुछ दूरी तक तो ये पैराबोला चलता है, उसके बाद ये रेक्टेंगल हो जाता है। रेक्टेंगल कहाँ से होता है? ये रेक्टेंगल जब हमारी स्ट्रेन 0.2% से अधिक होती है, जब ये स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगल हो जाता है, तो ये C1 फोर्स लगता है रेक्टेंगल डायग्राम में, C2 फोर्स लगता है पैराबोला डायग्राम। ये हम देख चुके हैं बीम के क्रॉस सेक्शन को, स्ट्रेन डायग्राम को और स्ट्रेस डायग्राम। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है सरिये में वो होती है 0.87 FYAST। आगे देखते हैं हम अब हम निकालते हैं C1 और C2 की वैल्यू को, या फिर X1 और X2 की वैल्यू को, यानी कि जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम है वहाँ पर टॉप से 0.25% स्ट्रेन किस दूरी पर है और न्यूट्रल एक्सिस किस दूरी पर है, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो ये डायग्राम स्ट्रेन डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है अलग से। तो हम सिमिलरी ट्रायंगुलर से इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरी ट्रायंगल कौन कौन से हो गए, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B, C, D और E। सिमिलरी ट्रायंगल ABC और दूसरा हो गया AED, ये हम ले चुके हैं। तो इसमें क्या करना है, सिमिलरी ट्रायंगल सॉल्व करेंगे तो
आधार को ऊपर रखेंगे और लंब को नीचे रखेंगे। तो दूसरे भी त्रिभुज में ऐसा ही करेंगे, आधार ऊपर और लंब नीचे। मैं फर्स्ट में त्रिभुज AED को लेता हूँ। तो ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा लंब हो गया। तो आधार क्या है, 0.0035 अपॉन में XU ये दूरी हो गई। अब त्रिभुज ABC में 0.002 अपॉन में X2, यहाँ से हम X2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो X2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/7 XU। अब हमें पता है, डायग्राम में देखते हैं, अब हम XU इसके बराबर है X1 प्लस X2 है। तो ये लिख दिया X1 प्लस X2 बराबर XU। तो हमें X2 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे X2 की वैल्यू हमें पता है, तो X1 की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास X1 की वैल्यू निकल के आई है 3/7 XU। ये हम X1 और X2 की वैल्यू निकाल चुके हैं। X1 और X2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे टोटल कंप्रेसिव फोर्स, एनालिसिस टोटल कंप्रेसिव फोर्स करेंगे। तो कंप्रेसिव फोर्स को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला, जहाँ पर स्ट्रेस C1, स्ट्रेस रेक्टेंगल है, वहाँ पे C1 फोर्स लग रहा है। और सेकंड, जहाँ पर पैराबोला स्ट्रेस है, वहाँ पे C2 फोर्स लग रहा है। तो C1 को हम कंप्रेसिव फोर्स को निकालते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स को निकालेंगे तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। क्या होता है फोर्स का, फोर्स होता है हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो स्ट्रेस हमें पता है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होती है, 0.446 FCK। कई बुकों में इसको 0.45 FCK भी लिखा हुआ है। इसमें से देख लेते हैं हम, हमारे कोड में 69 पेज नंबर पे स्ट्रेस डायग्राम दे रखा है। ये स्ट्रेस डायग्राम है, यहाँ पर ये पैराबोला है और ये इससे आगे रेक्टेंगल है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। स्ट्रेस हमारी क्या है, 0.446 FCK पर उसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आधार इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया। तो इसमें रेक्टेंगल के एरिया में ये हमें क्या दे रखी है, B, ये रही B। तो B इंटू X1 क्या है, ये डिस्टेंस, ये क्या है X1। अब निकालते हैं C2 फोर्स को। C2 फोर्स वही स्ट्रेन कितना है, 0.446 FCK इंटू एरिया पैराबोला का क्या होता है, 2/3 आधार इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 2/3 लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि जो हमारा आयत होता है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, उसका ऐसे होता है, उसका 2/3 हिस्सा क्या बोल रहा है, पैराबोला, डी। तो यहाँ पर B चौड़ाई होगी और इसकी लंबाई को देखा जाए तो ये कितनी होगी, डेप्थ को देखते हैं तो X2
x2 और x2 ये हो गई और x1 ये हो गई, तो ये क्या हो गई x2। तो क्या हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा पैराबोला का 2/3 x2 इंटू बी। टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए C1 बराबर C1 प्लस C2 कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स। C1 की वैल्यू ये रही, C2 की वैल्यू ये रही। C1 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, पुट कर दिया है 0.446 FCK मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई 3/7 XU प्लस C2 की वैल्यू 0.446 FCK मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई 2/3 XU। ये हम रख चुके हैं C2 की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल के आता है इन कंक्रीट का। कंक्रीट का टोटल फोर्स निकल के आता है हमारे पास 0.36 FCK XUB। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट कितना फोर्स कर सकते हैं 0.36 FCK XU इंटू P। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा C1 फोर्स लग रहा है वो टॉप से कितनी दूरी पर लग रहा है, जो C2 फोर्स लग रहा है वो टॉप से कितनी दूरी पर लग रहा है। तो ये हमारा क्या होगा रेक्टेंगल। तो जो ये फोर्स लगेगा ये लगेगा इसकी CG पर। तो रेक्टेंगल की CG क्या होती है B/2 या D/2 होगी। तो ये दूरी हमारी क्या है x1। तो x1 का आधा, x1 के आधे पर ये फोर्स लगेगा C1। तो x1/2, x1 की वैल्यू अपनी क्या निकल के आई थी, x1 आई थी अपनी 3/7 XU। तो इसको करने पर A1 निकल के आया अपन 3/40 XU, 14 XU। तो फिर C2 की वैल्यू निकालते हैं हम A2। C2 की CG क्या होगी A2, यानी C2 फोर्स कहाँ पर लगेगा। तो C2 की टॉप से दूरी होगी x1 ये डिस्टेंस प्लस में इसकी CG। तो पैराबोलिक की CG क्या होती है, पैराबोलिक की CG होती है 3/8 इंटू में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है इसी, ये वाली डिस्टेंस हमारी x2। तो पैराबोला की CG होती है 3/8 XU। तो 3/8 XU, XU की वैल्यू क्या होती है, XU की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 4/7 XU, x2 की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये रख दिया, तो ये हमारे पास आ गई A2 की वैल्यू। तो जो हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए हम x बार बराबर में C1 मल्टीप्लाई A1 प्लस में C2 मल्टीप्लाई A2 अपॉन में C1 प्लस में C2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू निकल के आती है 0.42 XU, यानी कि टॉप से 0.42 XU पर हमारा जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है वो लग रहा है। तो इसे हम एनालिसिस कर चुके हैं कंप्रेसिव फोर्स के बारे में। अब हम एनालिसिस करते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। तो टेंशन फोर्स
कितना होता है 0.87 FY/AST। 0.87 FY/AST कहाँ से आया? FY होता है जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होती है ऑफ किसकी? रेनफोर्समेंट स्टील की होती है यील्ड स्ट्रेंथ। इसमें FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करने पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है? 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं स्टील के लिए RCC में। तो ये 0.87 FY/AST निकल गया है। लीवर आर्म, अब देखते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होती है? जो ये दो फोर्स लग रहे हैं, जो ये दो फोर्स लग रहे हैं, यदि हम कंप्रेसिव फोर्स को इस डायरेक्शन में लेंगे तो टेंशन फोर्स को इस डायरेक्शन में लेंगे। जो ये दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे हमारा टोटल C फोर्स लगेगा। तो जो ये दो फोर्स लग रहे हैं, इनकी बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? लीवर आर्म। लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म कितना होता है? ये डिस्टेंस हमारी होगी D, ये हमें पता है। इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ टॉप से हम इस जो टोटल फोर्स लग रहा है उसकी दूरी निकाल चुके हैं 0.42 XU, 0.42 XU। तो D में से माइनस कर देंगे 0.42 XU को, तो ये हमारी निकल के आ जाएगी लीवर आर्म। लीवर आर्म निकाल लिया, तो अब हम निकालते हैं रेजिस्टेंस फोर्स, यानी कि हमारे जो बीम है वो कितना फोर्स रजिस्ट कर सकती है। फोर्स इंटू लीवर आर्म कर देंगे तो ये हमारी निकल के आ जाएगी MOR। तो MOR पहले हम कंप्रेसिव के लिए निकालेंगे, फिर निकालेंगे MOR T के लिए। तो टोटल फोर्स इंटू लीवर आर्म कर देंगे, तो टोटल फोर्स कितना निकल के आएगा? 0.36 FC के B इंटू XU मल्टीप्लाई लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। MOR टेंशन फोर्स के लिए निकालेंगे, तो MOR टेंशन के लिए निकल के आएगा 0.87 FY/AST इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। ये MOR निकल के आएगा टेंशन के लिए, ये MOR निकल के आ गया कंप्रेशन के लिए। तो कंप्रेशन फोर्स और टेंशन को हम बराबर कर देते हैं, इक्वल टू में लगा देते हैं, यानी कि हम मानते हैं बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन मानकर इसको सॉल्व करते हैं। बैलेंस सेक्शन मानते हैं, तो बैलेंस सेक्शन मानकर इसको सॉल्व करते हैं। 0.36 FCK XUB बराबर 0.87 FY/AST, ये होगी टेंशन फोर्स बराबर कंप्रेसिव फोर्स। CT यानी होगा कंप्रेसिव टोटल फोर्स। तो यहाँ पे हमें 0.36 FCK की वैल्यू पता है, हमें XU हमें वैल्यू नहीं पता है, B हमें पता है, 0.87 FY भी पता है, AST भी हमें पता होगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे XU की, तो XU अपॉन D की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। XU अपॉन D की वैल्यू निकल के आएगी 0.87 FY/AST अपॉन में 0.36 FCK B इंटू D। ये निकल के आया हमारा इन बैलेंस सेक्शन। अब हम देखते हैं कोड की वैल्यू। कोड में पेज नंबर 70 पर हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड की हुई है। ये वैल्यू है XU मैक्स अपॉन में D की, कि यदि हम माइल्ड स्टील यानी Fe 250 ले
तो Fe 250 के लिए एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू होगी 0.53, 415 ले तो 0.48, 500 ले तो 0.46। ठीक है, यदि हमारी, अब हम देखते हैं, यदि हमारे एक्स यू अपॉन डी की वैल्यू एक्स यू मैक्स अपॉन डी के बराबर हो, यानी कि 0.53 आए, तो हम बोलेंगे बैलेंस सेक्शन है। यदि इसकी वैल्यू एक्स यू अपॉन डी की वैल्यू एक्स यू मैक्स अपॉन डी से कम आए, तो हम बोलेंगे अंडर रेनफोर्समेंट है। एक्स यू अपॉन डी की वैल्यू एक्स यू मैक्स अपॉन डी से आए, तो हम बोलेंगे ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन है। ये हम देख चुके हैं बीम की एनालिसिस के बारे में, और हमने इसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर चुके हैं, यानी मूवमेंट ये हम निकाल चुके हैं कि MOC और MOT, यानी सरिये से भी और कंक्रीट से भी, यानी कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स में भी MOR क्या होगा और टेंशन फोर्स में भी MOR क्या होगा। इसको हम बैलेंस सेक्शन में यूज करते हैं। इसको हम कब यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं अंडर सेक्शन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।